students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our chapter number 8. So लक्ष्य बैच का चैप्टर 8 बिगिन कर रहे हैं हेरिडिटी. आपको पता है जो पहले सिलेबस था उसमें ये चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. सो अब ये जो रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से इवोल्यूशन का पार्ट हमारा हट गया, तो चैप्टर बहुत छोटा हो गया एंड इसमें भी बहुत इजी है, बेसिक्स चीजें हैं. आप अगर रिलेट कर करके समझोगे तो आपको इजी लगेगा. एक दो कंसेप्ट है जो अच्छे से क्लियर कर लोगे तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, स्मूथली आप इसके क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये हेरिडिटी है क्या. सो हेरिडिटी वर्ड आपने नॉर्मल लैंग्वेजेस में ऐसे सुना होगा, जैसे बात करते हुए कि यार इसका तो हेयर फॉल हो रहा है, हाँ यार इसके ना पापा के भी बाल बड़ी जल्दी झड़ गए थे, इसके दादाजी के बाल भी ऐसे थे, तो वो ऐसा होता है कि इसकी तो हेरिडिटी में ऐसा है. मतलब ऐसी चीज तो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है. जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जिनके बाल बहुत जल्दी व्हाइट नहीं होते है ना, तो वो ऐसे बोलते हैं मेरी मम्मा के बाल भी अभी तक, मतलब इतनी एज में भी उनके अभी तक ब्लैक हेयर्स है, मेरी जो नानी थी उनके भी ब्लैक हेयर्स थे काफी एज तक. सो ये सब चीजें क्या है, हेरिडिटरी चीजें हम जो बोलते हैं. सो अगर हम इसको डिफाइन करने जाएं, सो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स को भी हम आगे और अच्छे से भी पढ़ेंगे, ट्रेट्स को अभी के लिए आप समझ सकते हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कॉम्प्लेक्शन हो गया, स्किन कलर कैसा होगा. और ये अभी मैं जो आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के दे रही हूँ. ये सब, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब एप्लीकेबल है ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट समझने में ज्यादा आसान होगा जब हम अपने आप से चीजें रिलेट करेंगे. ठीक है, तो जैसे हमारा स्किन कलर क्या होगा, आप देखोगे अगर जैसे पेरेंट्स का कलर है, बच्चे का भी कुछ कुछ में वैसा ही होगा. ऐसे तो है नहीं पेरेंट्स एकदम गोरे गोरे हैं दोनों और बच्चा एकदम काला, या पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है और बच्चा बिल्कुल अंग्रेजों जैसा गोरा हो गया. तो वो क्या चीज है, ये सब कैसे मिलते हैं हमें अपनी फ्यूचर, मतलब जो हमारी जनरेशन है वहां से पास ऑन होती है ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, सो अब वेरिएशन, चलो वेरिएशन क्या होता है बच्चे. देखो अब ये तो हम मानते हैं कि हाँ भैया चीजें ऊपर की जनरेशन से नीचे ऑफस्प्रिंग को मिली है, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होती है. आपने बहुत बार ये चीज सुना होगा कि यार ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसी लगती है, ये तो बिल्कुल अपने मम्मा जैसी लगती है, लेकिन क्या वो दोनों सेम लगते हैं. क्या ऐसा है कि उसमें उनकी दोनों की पिक्चर रखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है? ऐसा नहीं होता. देयर आर ऑलवेज वेरिएशंस, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, वरना तो सब आइडेंटिकल लगेंगे, सब एक जैसे लगेंगे, है ना. सो वेरिएशन का मतलब है स्लाइट चेंज, मतलब द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन. सो ह्यूमन में तो ये वेरिएशन बहुत एविडेंट देख सकते हो. जैसे अगर मामा समझ लो 2-3 भाई बहन है, ठीक है, अब वही ऐसा होगा कि भैया सबकी शक्लें एग्जैक्ट सेम तो होंगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो होगा. सो वेरिएशंस वो होती है. और अगर हम बात करें जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे प्लांट्स वगैरह, वो कितने आइडेंटिकल लगते हैं, तो वहां पे वेरिएशंस कम होती हैं. ठीक है, अब कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये वेरिएशंस क्यों होती है, कैसे एक्यूमुलेट होती है वेरिएशन. सो व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशंस ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डीएनए, आपने सुना हुआ है पहले भी. डीएनए को डिटेल में अभी हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, वहां पे समझेंगे. अभी के लिए हम डीएनए को सिर्फ इतना समझेंगे कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक डीएनए होता है जो हमारा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, जिसमें पता होगा कि आपका हेयर कलर कौन सा होगा, आपका स्किन का टेक्सचर कैसा होगा, आपका आई कलर कैसा होगा. सो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है. ठीक है, सो जब यहाँ पे जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में चीजें पास होते हैं तो जो डीएनए कॉपी होता है उसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी होने की वजह से ये वेरिएशंस आते हैं. ठीक है, और वो भी दीज वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे वेरिएशंस कम देखने को मिलते हैं. आप देखोगे ना, जैसे कोई प्लांट है, सो उस प्लांट की जब कॉपीज बन रही है, मतलब प्लांट आगे रिप्रोड्यूस करे तो एक जैसे ही दिखते हैं सारे, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा लेकिन सेम दिखेंगे. लेकिन जब हम ह्यूमन में बात करते हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं एंड वहां पे वेरिएशंस आपको ज्यादा देखने को मिलती है, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं दिखती हमें. ठीक है, नाउ सम वेरिएशंस आर यूजफुल. यहां से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना. सम वेरिएशंस आर यूजफुल वेरिएशन एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. अब ये कुछ वेरिएशंस अच्छी होती है, जैसे अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई इंसेक्ट है जो कि उसकी जो फर्दर जनरेशन है ना, वो किसी टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पा रही है, तो उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए. अब ये उल्टा भी हो सकता है कि वो किसी
एक टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पा रहा था, लेकिन आगे वाली जनरेशन उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो हो सकता है पैदा होते हुए जनरेशन खत्म हो जाए, है ना। ऐसे ही अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अब हमारा जो मतलब आज से 100 साल पहले जो होंगे हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उनके उनमें और हम लोगों में बहुत वेरिएशंस होंगे। कैसे, वहां पे उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग इतना नहीं था, अब देखो कितना ग्लोबल वार्मिंग है। सो वहां से आप ऐसे लगा सकते हो कि अगर ये वेरिएशंस ना आती तो शायद हम भी अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट तो रेगुलर चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा अब गर्मी होता है, हो सकता है भाई आज से 100 साल पहले की जो जनरेशन थी वो इतनी हीट बर्दाश्त ही ना कर पाती, या जो भी वेरिएशंस है वो इंपॉर्टेंट भी है। तो ये दोनों वेज वर्क करता है, कभी कभी ये हेल्पफुल भी होता है और कभी कभी ये बेकार भी हो सकता है। सो सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। सो ऐसा भी होता है कि कुछ वेरिएशंस ऐसे आगे, कुछ चेंजेस ऐसे आगे, जैसे मैं बता रही थी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए उस एनवायरनमेंट में, तो वहां पे वो एक्सटेंड हो जाएगी चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रेट। अभी हम एक वर्ड, ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सो ट्रेट क्या होता है? ट्रेट मैंने बताया कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अब जैसे एक सिंपल सी चीज है, मेरा आई का जो कलर है ब्राउन कलर है, सो वो एक ट्रेट हो गया। मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो मेरा एक ट्रेट हो गया। मेरा हेयर का टेक्सचर एक ट्रेट हो गया। ठीक है, अब ट्रेट का मतलब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किस तरह की? एक होती है इनहेरिटेड और एक होती है एक्वायर्ड। नाम से ही आपको पता चल रहा है, इनहेरिटेड मतलब जो मुझे मेरे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, मैंने इनहेरिटेड करी है। एंड एक्वायर्ड मतलब कि मैंने इस लाइफ स्पैन में वो चीजें सीखी हैं, वो स्किल्स एक्वायर करे हैं। जैसे अब मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो अब ये जरूरी तो नहीं है मेरे आगे जो बच्चे होंगे वो भैया बाय बर्थ ही टीचर्स बन के आएंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये टीचिंग का जो ट्रेट है ये एक क्या है? इट इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने आई कलर की बात करूं, कॉम्प्लेक्शन की बात करूं, तो ये चीजें आगे पास ऑन होंगी। तो इसको पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें इनहेरिटेड ट्रेट्स की, तो ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अब आपको कहोगे मैम ये जीन्स क्या होता है? जीन्स हमारा डीएनए का ही पार्ट होता है। अभी हम सारी टर्म्स बस इसको समझ लें, फिर ये जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जितने वर्ड्स आते हैं ना सबको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो ये वो होते हैं जो कंट्रोल होते हैं। हमें जीन्स कहाँ से मिलते हैं? अगेन हमारी ऊपर वाली जनरेशन से मिलते हैं। सो ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ये हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, आगे जनरेशन को पास ऑन होता है। जैसे कलर ऑफ आई, स्किन कलर, हाइट हो गई, सर्टेन डिजीजेज ऑल्सो। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज में जैसे डायबिटीज इज वन ऑफ दोज, कि भैया यहाँ पे तो इनकी तो फैमिली में डायबिटीज चलती जा रही है। कैंसर इज वन ऑफ दोज, कि भैया एक डर रहता है, अगर किसी के पापा को कैंसर हो, किसी के दादाजी को कैंसर हो, तो उनको ये डर रहता है कि यार ये तो हमारी फैमिली में चीज चलती आ रही है। सो कुछ डिजीजेस भी हैं जो हम इनहेरिटेड करते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर एक्वायर्ड ट्रेट की, सो ट्रेट्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में जो जो स्किल्स, जो जो नॉलेज हमने एक्वायर करी है, वो सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? दे आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे इट इज नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये किसी जनरेशन से हमें नहीं मिला। जैसे जो भी नॉलेज है, जो स्किल सेट है, जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, आपने अपनी लाइफ स्पैन में ड्राइव करना सीखा, ऐसा तो नहीं है जब आप पैदा हुए थे आप अपनी पुरानी जनरेशन से वो चीज़ सीख के आए। हो सकता है आपकी पुरानी जनरेशन को ना आता हो ड्राइव करना, और ये भी जरूरी है कि आपके आगे वाली जनरेशन को वो चीज़ आती हो। सो ये वो स्किल हो गया जो आपने एक्वायर किया है अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं। जैसा मैंने बोला चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। जैसे डीएनए बार बार आ रहा है, क्या होता है? जीन्स क्या होता है? एलीस क्या, बड़ी सारी चीजें मतलब जो जो रिपीटेड आएंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले डीएनए। सो डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म पे जाए तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इतना बड़ा नाम याद करने की जगह उन्होंने इसका शॉर्टकट कर दिया डीएनए, की बार बार इतना बड़ा वर्ड ना बोलना पड़े, डीएनए बोलो। ठीक है, सो डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, कैसी हमारी अपीयरेंस होगी, ये सारी चीजों की नॉलेज, ये सारी बुक किसके पास है? डीएनए के पास, डीएनए के पास। और डीएनए का वैसे लगेगा ना यार इतनी सारी चीजें लेके बैठे, ये तो कोई भारी सा ऑर्गन होगा हमारी बॉडी में, कोई बड़े ऐसी चीज होगी, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सो डीएनए इज मेड ऑफ टू स्ट्रैंड्स दैट ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। एक यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ट्विस्ट दिख रहे हैं आपको, एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। ये जो शेप है ना, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स।
द स्ट्रैंड्स आर मेड ऑफ। अच्छा ये तुम्हारा कहीं आएगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, इसे तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है, पूरा रटने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना कि कुछ अगर मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आ जाए तो बता सको। सो द स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोइड्स विच आर मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजस बेस। ठीक है, तो इन चीजों से बना होता है। हमें क्या याद रखना है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम जब डीएनए देखते हैं ना पिक्चर्स में, तो इस तरीके से दिखता है। ये बहुत जूम्ड वर्जन है। एक्चुअल में कैसे, जैसे ये तो जूम करके हम देख रहे हैं, इस तरीके से दो थ्रेड्स हैं, और इसको और ज्यादा देखें तो यहाँ पे ना ये हिस्टोन्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स और हिस्टोन्स होते हैं, जिसपे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे निपटे हुए होते हैं। ठीक है, तो बहुत पतले से थ्रेड्स हैं, एंड लेकिन उसको सब जूम 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 करते रहो तो ये डीएनए की पिक्चर निकल के आती है। ठीक है, अब चलो डीएनए समझ में आ गया हमें क्या है कि हमारी सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा मैनुअल है, वो डीएनए के पास है। तो फिर हम ये जीन क्यों बोलते हैं, जीन क्या होता है? सो अ पार्ट ऑफ डीएनए विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब जब हमने डीएनए समझ लिया तो हमने कैसे देखा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अभी हम इमेज देख के आए हैं कुछ इस तरीके से, एंड इसके आसपास ऐसे कर दो, तो ये पूरा हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, अब इस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आपका आई कलर कौन सा होगा, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, आपके हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, आपका स्किन टेक्सचर कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास है। अब इस डीएनए में छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब हर सेगमेंट के पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर मैं रैंडम समझा रही हूँ आपको, ठीक है, जैसे इतने से सेगमेंट की बात करूँ ना, तो इस सेगमेंट को पता है कि आई कलर कैसा होगा। इतने सेगमेंट की बात करूं तो ये बताएगा आपकी हाइट कितनी जाएगी, ये सेगमेंट बताएगा आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। सो डीएनए के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हमें अलग अलग चीजें बताते हैं। सो जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यही हमारी बेसिक यूनिट है, यही जीन्स है जो हमारी पुरानी जनरेशन से हमें ट्रांसफर होते हैं और डीएनए बनता है। सो जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, समझ में आ गया। अब किसी को ये डीएनए और जीन्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स वर्ड तो बहुत ज्यादा सुना हुआ है हमने कि हमारी बॉडी में इतने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है? देखो यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे देखो इसमें दिख रहा है ना, ऐसे करके ऐसे 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 करके फैला हुआ है सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंड जब सेल डिवीजन करना होता है, जब आगे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना होता है, तो यही क्रोमैटिन जब ये इस स्टेट में होता है, इस फैली हुई स्टेट में होता है, तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अब यही क्रोमैटिन अपने आप को इस तरीके से, ये एक्स जैसी शेप दिख रही है ना थोड़ी थोड़ी सी, इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को अरेंज कर लेता है। और जब वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये थ्रेड, ये वही है ना हमारा डीएनए ही है बेसिकली। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दे कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग हिस्टोन्स विच हेल्प पैक द डीएनए इनटू अ फॉर्म दैट कैन फिट इन द न्यूक्लियस। अब वापस चलो, अभी हमने देखा था ना क्या होते हैं हिस्टोन्स, ये रे ना हिस्टोन्स, ये हेल्प करते हैं जो डीएनए, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इतना फैला हुआ है, इसको, इस डीएनए को पैक करने में। ठीक है, सो आगे देखो, डीएनए इस फॉर्म में ताकि वो न्यूक्लियस में फिट हो सके। ईच सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल है, हर सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एलील। एलील क्या होता है? एलील अगेन जीन का ही पार्ट है। अब आप कहोगे अभी आपने डीएनए जीन समझाया, अब आप कह रहे हो जीन का ही पार्ट है। एलील बेसिकली एक वेरिएंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं आई कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब बेबी का आई कलर कैसा होगा, उसमें हम देखेंगे फादर का आई कलर क्या है, मदर का आई कलर क्या है। हो सकता है फादर का आई कलर ब्राउन हो और मदर का आई कलर ब्लू हो, तो है तो ये दोनों आई कलर ही, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग, इस आई कलर के अलग अलग वेरिएंट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं एलील। सो एलील्स आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ जीन। अब जीन सेम है, ये भी आई कलर का जीन है, ये भी आई कलर का जीन है, लेकिन एक ब्लू कलर का है, एक ब्राउन कलर का है। सो ये दोनों, जैसे एक को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया, एक को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया, सो ये दोनों ही
एलील्स हो गए। अभी पता चलेगा स्मॉल बी से कब करते हैं, कैपिटल बी से कब करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ गई, ये टर्म समझ में आ गई। अब एलील में ही एक चीज समझते हैं, दो यहाँ पे चीजें लिखी मैंने, एक लिखा डोमिनेंट एलील और एक लिखा रिसेसिव। डोमिनेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे इफ आई से आई एम वेरी डोमिनेंट, तो मतलब कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन दी अदर पर्सन, मैं उसको डोमिनेट कर सकती हूँ। तो ये डोमिनेंट एलील भी यही काम करता है। सो वन एलील इन अ जीन पेयर विल बी डोमिनेंट ओवर दी अदर एंड इट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। सो अब जैसे मैंने आपको आई कलर का एग्जांपल दिया कि एक आई कलर, एक पेरेंट का ब्राउन है, एक पेरेंट का ब्लू है। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं भाई बच्चे का एक आंख ब्लू हो जाएगा, एक आंख ब्राउन हो जाएगा। सो अब जो बेबी है उसका आई कलर ब्राउन होगा कि ब्लू होगा, ये कैसे पता चलेगा? अगेन अभी हम समझेंगे कैसे कैसे बनते हैं, अभी ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं इस चीज को हम। सो बच्चे का ब्राउन होगा या ब्लू होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर ब्राउन डोमिनेंट हुआ तो ब्राउन होगा, अगर ब्लू डोमिनेंट हुआ तो ब्लू होगा, ठीक है। सो दोनों एलील में से, जैसे ही तो आई कलर है ऐसे ही कॉम्प्लेक्शन समझ लो, चलो कि एक का बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, एक का बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है। सो अगेन ये फेयर कॉम्प्लेक्शन हमारा क्या बोलते हैं, डोमिनेंट है, या ये डार्क कॉम्प्लेक्शन डोमिनेंट है, उसी में से बेबी का कॉम्प्लेक्शन निकल आएगा। या इसको थोड़ा सा अगर प्लांट्स में लेके जाए तो मान लो एक टॉल प्लांट है और एक हमारा शॉर्ट प्लांट है, तो अब इस टॉल प्लांट की मेटिंग कराई गई शॉर्ट प्लांट के साथ, तो टॉलनेस, प्लांट की टॉलनेस, अगर जो उसका जीन है टॉल वाला, अगर वो डोमिनेंट हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग में प्लांट आ रहा है वो टॉल होगा। अगर ये जो शॉर्ट वाला है ये डोमिनेंट हुआ तो वो शॉर्ट होगा प्लांट, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब जो चीज भी डोमिनेंट होगा उसकी चलेगी, ठीक है। अब आगे देखो, रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर, और इसको बोला इट इज रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर। अब इस चीज को समझो, देखो कैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया प्लांट का कि एक टॉल है एक शॉर्ट है, आप कहीं पे देखोगे डॉफ भी लिखते हैं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो टॉल प्लांट, मान लो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो टॉल वाला है ना ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट है मतलब कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों का क्रॉसिंग कराते हैं तो जो आपके पास ऑफ स्प्रिंग में प्लांट आएगा वो टॉल होगा, तो मतलब टॉल ट्रेट जो है वो डोमिनेंट हो गया, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंस ये डोमिनेंट है तो हम इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अब आप सोचोगे फिर अगर ये है तो क्या इसको स्मॉल एस से करेंगे? नहीं बेटा, क्योंकि हमने ये वाला टॉल वाला कैपिटल टी से किया है, तो जो शॉर्ट वाला है जो रिसेसिव है, ये अगर डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव हो गया ना, तो जो रिसेसिव है वो हमारा इसी टी के स्मॉल लेटर से डिनोट होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, व्हाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर, ठीक है। एक व्हाइट फ्लावर था एक पर्पल फ्लावर था, यहाँ पे हमने इनकी क्रॉसिंग कराई और देखा कि जो आगे फ्लावर्स आ रहे हैं क्या वो व्हाइट कलर के आ रहे हैं क्या या वो पर्पल कलर के आ रहे हैं। अब अगर वो व्हाइट, मैं कह रही हूँ व्हाइट जो है वो डोमिनेंट है, व्हाइट जो है वो डोमिनेंट है, तो मतलब उसके आगे जो कलर्स आ रहे हैं वो व्हाइट कलर के आ रहे होंगे। सो दैट मीन्स इसको डिनोट करेंगे कैपिटल W से, तो इसको किससे करेंगे क्योंकि रिसेसिव हो गया, तो इसको स्मॉल w से डिनोट करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है हमें, स्ट्रॉन्गर, ऑफ कोर्स डोमिनेंट वाला स्ट्रॉन्गर होगा और रिसेसिव वाला बेचारा वीकर होगा, तभी तो डोमिनेंट वाला जीत रहा है हर बार। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑलवेज शो इफ प्रेजेंट एंड ओनली शो इफ बोथ पेरेंट हैव। अब वो कह रहे हैं जो डोमिनेंट ट्रेड है, जैसे अभी हमने बात करा टॉल होना अगर एक डोमिनेंट ट्रेड है, तो अगर मान लो जो बेबी आगे आ रहा है, जो ऑफस्प्रिंग आगे आ रहा है, उसके पास एक जीन है टॉल वाला, जो उसके फादर का मान लो टॉल वाला लिया, अब मदर मान लो शॉर्ट है तो उसने शॉर्ट वाला लिया, तो अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो क्या ये प्लांट टॉल होगा या ये प्लांट शॉर्ट होगा? अब ये प्लांट जो है क्योंकि इसमें कैपिटल टी आ गया ना, और अभी हमने पढ़ा ऑलवेज शो इफ प्रेजेंट, तो भैया अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो ये तो टॉल ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला रिसेसिव को दबा देगा कि बैठ जा भाई मैं यहाँ पे हूं ना, तो मेरे हिसाब से प्लांट टॉल जाएगा, ठीक है। अब फिर ऐसा कब होगा कि शॉर्ट हो? वो तब होगा कि उसने फादर से भी शॉर्ट वाला लिया और मदर से भी शॉर्ट वाला लिया, तब जाके ये जब इसके पास आएगा, अब यहाँ पे तो कोई डोमिनेंट है ही नहीं, तो रिसेसिव अपनी मर्जी चलाएंगे, वो कहेंगे चलो भाई अब तो हम दोनों ही हैं, तो आगे जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो शॉर्ट होगी, ठीक है। समझ में आया ये चीज? बस आपको क्या ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर आपको ऐसे दिखे एक कैपिटल है
एक स्मॉल है तो कौन सा जीतेगा? कैपिटल वाला, क्योंकि वो डोमिनेंट है। और अगर कहीं पे दोनों स्मॉल है तभी हमारा रिसेसिव वाला जीत पाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर आपको इन चीजों में भी डाउट है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं, जितनी चीजें हैं ना उनके धीरे धीरे प्रूफ्स आने शुरू हुए, तो हम बात करते हैं मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। नाउ हमारी जो जेनेटिक्स की नॉलेज है ना, जेनेटिक्स की ब्रांच है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इन्होंने बैठ के बहुत ज्यादा रिसर्चेस करी। अब यहाँ पे ना एक चीज आएगी कि उन्होंने जो सारी रिसर्च करी थी, किस पे करी? उन्होंने ये सारी रिसर्च करी थी पी प्लांट पे। पी प्लांट, घर पे मटर देखे होंगे ना, इस प्लांट पे करी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों करी, उस सब पे आते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो भी मैंने लिखा होता है ना, मैं चाहती हूँ मिस ना हो कि उसमें अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो आपके कानों तक पहुंच जाए। सो he was the first person who succeeded in predicting how traits are transferred from one generation to the next generation. He started his work on P. ठीक है, इस पे भी आ रहे हैं। तो भैया ये पहले ऐसे थे जिन्होंने प्रिडिक्ट सही किया कि कैसे जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ठीक है, सो वो सब इन्होंने किया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सारा एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे क्यों किया गया? यही मटर ही क्यों किया उन्होंने, यही क्यों चूज किया? तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है इजी टू ग्रो। भाई बहुत आसान है करना। अब अगर वो पहली बात ह्यूमन बींग्स पे ट्राई करने की कोशिश करते तो भैया 9 मंथ का तो स्पैन नहीं है जब उनको वेट करना पड़ता जी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। और क्या एक जनरेशन के आते ही दूसरी जनरेशन आ सकती है? अगेन और 20-25 साल वेट करना पड़ता तब नेक्स्ट जनरेशन आती, तो इतना तो लाइफ टाइम उनके पास था नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा ये तो पी तो ईजी टू ग्रो है, ग्रो करना बहुत आसान है। दूसरा, लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, पॉसिबल टू स्टडी जनरेशन। इनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है तो ये बहुत सारी जनरेशंस को स्टडी कर पाए। दूसरा ये पॉइंट हुआ। एंड इसमें सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल, मतलब उसी के सीड्स में सेल्फ पॉलिनेट करा देते तो अगेन वो चीज इजी रही। एंड ट्रेट्स आर इजी टू ऑब्जर्व। जो इसके ट्रेट्स है, मतलब जैसे मटर जो है वो राउंड आएगा या रिंकल्ड सा आया, मटर येलो कलर का निकल गया या ग्रीन कलर का निकल गया, तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छे से विजिबल है। तो वो जज कर पा रहे थे कि जैसे कोई चीज टॉल और शॉर्ट हम देखते ही जज कर पाते हैं, कोई चीज येलो है या वो ग्रीन है ये हम देखते ही जज कर पा रहे हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजीली विजिबल थे, तो उनकी स्टडी इजी हो गई। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। और ये सबसे बढ़िया चीज थी कि ये जो हमारे पी थे, इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करते थे, तो और स्टडी उनकी क्लियर होती गई। एंड इट हैज 7 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक या तो राउंड सीड्स होंगे या रिंकल सीड होंगे, या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, या व्हाइट होगा उसका फ्लावर या वॉयलेट कलर का होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी बेसिस पे वो आराम से जनरेशन टू जनरेशन को चीजों को जज कर पा रहे थे और स्टडी कर पा रहे थे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछ लेते हैं कि पी प्लांट ही क्यों चूज किया था, तो ये सारे रीजंस आप मेंशन कर सकते हो। आगे आप एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीजें पास ऑन हुई। ठीक है, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइब्रिड को। सो व्हेन प्लांट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, एग्जांपल टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। सो अभी हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ एक पेयर ऑफ कोई भी कैरेक्टर से, जैसे हमने देख लिया तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। अब मैं पहले आपको इसका समझाती हूँ कि ये हुआ क्या, एंड देन हम थोड़े से टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो उन्होंने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया। ठीक है, उनकी क्रॉसिंग कराई। सो एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, उनको 2 आगे मिले, क्या मिले? उनको 2 टॉल प्लांट्स मिले। सो उन्होंने देखा अच्छा अगर एक टॉल प्लांट का एक शॉर्ट प्लांट के साथ मेटिंग कराया जाए तो टॉल प्लांट मिलता है। तो उन्होंने यहाँ से सोच लिया कि टॉल मतलब डोमिनेंट है, टॉलनेस डोमिनेंट हो गई। ठीक है, यहाँ से उन्होंने इतना जज किया। अब उन्होंने जो उनको टॉल प्लांट्स मिले थे ना, फर्दर उनकी मेटिंग कराई। अब जरा सोचो, पहले उन्होंने एक टॉल लिया एक शॉर्ट लिया, तो उनको क्या मिले? टॉल प्लांट्स ही मिले। अब जब वो दोनों टॉल ले रहे हैं तो क्या मिलेंगे? टॉल ही मिलेंगे। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने देखा, अब जब उन्होंने 2 टॉल वाले लिए तो उन्हें 3, अरे भाई क्यों भाग गया तू, तो उन्हें 3 टॉल प्लांट्स मिले और एक शॉर्ट प्लांट मिला। अब यहाँ पे हुआ ना कि भैया जब ऊपर टॉल और शॉर्ट था तब तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग में कोई शॉर्ट नहीं आया, सारे टॉल आए थे। लेकिन अब जब हम दोनों ही टॉल ले रहे हैं तो ये शॉर्ट कहाँ से आ गया?
है ना। अब ये कैसे हुआ ये सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ टर्म्स है जो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ, ये शॉर्ट वाला प्लांट कहां से आया, ठीक है। चलो अब कुछ यहाँ पे वर्ड समझ लेते हैं, जैसे गैमीट्स। गैमीट्स क्या होता है? एंड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। सो जो सेक्स सेल्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गैमीट्स। अब आपने देखा होगा जब भी हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, यही सुना है। लेकिन एक हमारी बॉडी में सेल्स ऐसे होते हैं जो पेयर में नहीं होते और वो ये गैमीट्स ही। अभी हम आगे जाके ना जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे ना वहां पे हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, वही उसी का मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सो हमारी बॉडी में जो सेक्स सेल्स होते हैं वो पेयर में नहीं होते। उसका रीजन क्या है कि आगे जो फर्दर ऑफस्प्रिंग बनेगा उसने क्या करना है, एक फादर से लेना है, एक मदर से लेना, तब जाके पेयर बनेगा। एक मदर से फादर से आया, एक मदर से आया तो उसका पेयर कंप्लीट होगा। इसीलिए जो सेक्स सेल्स होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं, मतलब वो पेयर में नहीं होते। बाकी हमारी बॉडी में जितने सेल्स है सब पेयर में होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। सो गैमीट्स एंड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये हो गया कि आएगा कि इनके गैमीट्स ही होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दो वर्ड्स और आएंगे, एक है जीनोटाइप, एक है फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है? सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी हमने बात करी कि अगर एक टॉल प्लांट है तो ये अगर टॉल है तो इसके अंदर जीन क्या होंगे, या तो उसके पास दोनों कैपिटल टी होंगे तभी टॉल हुआ। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तब भी ये क्या होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला कैपिटल टी आ गया ना। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये टॉल ही होगा। सो इसके अंदर ये अब कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये हमारा हो गया जीनोटाइप के सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या सेट ऑफ जीन है उसके पास, तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। एंड फिनोटाइप हमारा होता है अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे ये जो दो प्लांट्स हैं, अब चाहे उसके पास ये वाले जीन हो चाहे उसके पास ये वाले जीन हो, वो अपीयर कैसा होगा, टॉल। तो ये उसका फिनोटाइप हो गया कि वो टॉल है, ठीक है जी। चलो ये दो वर्ड्स हो गए, दो वर्ड्स और समझते हैं, इसी में ही है बेसिकली। एक हमारे पास होती है कंडीशन होमोजाइगस, एक होती है हेट्रोजाइगस। अब होमो वर्ड तो सुना हुआ है आपने, होमोजीनियस मिक्सचर्स वगैरह, ये तो होमो कब आता है, जब सेम होती हैं चीजें। जैसे अभी दो एग्जांपल लिए मैंने कि अगर एक टॉल प्लांट है तो उसके अंदर जीन्स या तो दोनों कैपिटल हो सकते हैं या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, दोनों ही केसेस में टॉल प्लांट होगा, ठीक है। यहाँ तक कैपिटल टी में तो भाई उसके पास दोनों जीन्स ही टॉल वाले हैं, और इसमें भी चाहे उसके पास एक जीन शॉर्ट वाला है लेकिन डोमिनेंट कैपिटल टी है तो वो टॉल ही अपीयर होगा। सो जब वो ऐसे होते कि दोनों ही कैपिटल टी है, सो हमारी प्योर कंडीशन होती है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन होती है। एंड जब एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है तो हमारी कंडीशन होती है हेट्रोजाइगस, विच इज हाइब्रिड। के इसमें हाइब्रिड है, ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज यहाँ पे मुझे और बताओ, अगर कोई डोमिनेंट ट्रेट दिख रहा है, जैसे हमने देखा टॉल और शॉर्ट में, टॉल हमारा डोमिनेंट वाला है, तो जो टॉल है, जैसे अभी हमने देखा टॉल जो है वो होमोजाइगस भी हो सकता है कि कैपिटल टी, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन जो हमारा शॉर्ट है, कब प्लांट शॉर्ट होगा, जब उसके पास दोनों ही स्मॉल वाले होंगे, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल आ गया तो वो तो डोमिनेंट है, वो तो टॉल बना देगा। लेकिन अगर दोनों स्मॉल वाले हैं तभी प्लांट शॉर्ट हो पाएगा, मतलब रिसेसिव ट्रेट। कहाँ अगर रिसेसिव ट्रेट है सो कब पॉसिबल है, सिर्फ होमोजाइगस के केस में, क्योंकि वहीं पे तो हो सकता है अगर दोनों पेरेंट्स से ही उसको शॉर्ट वाला वो जीन मिला है तभी वो शॉर्ट प्लांट होगा। अगर किसी एक से भी उसको टॉल वाला जीन मिल गया तो वो तो डोमिनेंट चीज आ गई उसके पास, तो वो टॉल होगा। तो शॉर्ट होने में, या हम कह सकते हैं रिसेसिव ट्रेट को अगर जीतना है तो वो तभी जीत सकता है जब दोनों से उसे रिसेसिव वाला मिला हो, मतलब प्योर कंडीशन होगी हमारी, होमोजाइगस कंडीशन होगी। क्योंकि जैसे ही हेट्रो होगी, एक भी कैपिटल आ गया तो वो तो भैया टॉल हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब वापस आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे कि ये शॉर्ट प्लांट कैसे है। एक बार रिवाइज करते हैं फिर समझते हैं। चलो भाई, क्या क्वेश्चन था हमारा, एक बार रिवाइज करें। तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, उन्होंने देखा एक टॉल प्लांट लिया और उसकी मेटिंग कराई एक शॉर्ट प्लांट से। एक टॉल प्लांट की मीटिंग हुई शॉर्ट प्लांट से। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि यार कुछ टॉल प्लांट्स आएंगे इससे, कुछ शॉर्ट प्लांट्स आएंगे, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो सारे ही टॉल प्लांट्स थे। जब उन्होंने देखा कि यार एक टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट की मीटिंग कराई, सारे टॉल प्लांट्स मिले, सोच रहे थे यार शॉर्ट वाला भी मिलना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा चलो भाई टॉल डोमिनेंट है, वो जीत गया, ठीक है। लेकिन फिर जब उन्होंने ये वाले जो टॉल प्लांट्स लिए, इन वाले दोनों टॉल प्लांट्स की कराई, अब वो तो सोच के बैठे थे भाई जब पहले टॉल और शॉर्ट में टॉल मिले हैं सारे, तो ये टॉल और टॉल जब दोनों ही टॉल है तो आगे टॉल ही मिलेंगे। लेकिन यहां पे उनको 3 तो मिले टॉल, 1 मिल गया शॉर्ट। अब वो यहाँ पे परेशान हो गए कि भाई साहब ये शॉर्ट प्लांट कहां से आया, जब हमने दोनों टॉल लिए तो ये शॉर्ट कैसे आया। अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे, और इसको हम क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ट्रेड देख रहे हैं हम, टॉल और शॉर्ट वाला, तो ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक टॉल पेरेंट लिया एंड एक शॉर्ट पेरेंट लिया, ठीक है। अब भैया अगर वो टॉल पेरेंट है और क्या मान के चल रहे हैं कि प्योर कंडीशन ले रहे हैं। प्योर कंडीशन मतलब अगर वो टॉल है तो उसके पास जीन कैपिटल टी, और जो शॉर्ट है उसके पास जीन स्मॉल टी, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जब भी मीटिंग होती है तो गैमीट्स आगे आते हैं, और जो हमारे गैमीट्स होते हैं, मैंने पहले अभी आपको बताया, वो सिंगल क्रोमोसोम वाले होते हैं। इसके पास, अच्छा ये हमारे क्या है, ये पेरेंट हो गया भाई। आगे अब पहले इनके जब भी मीटिंग होगी तो हम पहले गैमीट्स लिखते हैं। इनके पास तो भैया कैपिटल टी वाला ही जीन है। ये इन्होंने कहा लो भैया मेरे पास तो सिर्फ यही है, और यहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पास तो सिर्फ स्मॉल वाला है। तो ठीक है, अब आगे जो बेबी हो रहा है, मतलब जो हमारी, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन आ रही है ना, अब इसने एक जीन लिया, इनसे एक लिया, यहां से अपना पूरा पेयर बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या है हमारा, डोमिनेंट ट्रेड है। डोमिनेंट ट्रेड है तो मतलब कैसे दिख रहे हैं प्लांट्स, टॉल दिख रहे हैं। अब समझे आप, यहाँ पे जब ये टॉल और शॉर्ट था तो ये वाला टॉल भी प्योर था और ये वाला शॉर्ट भी प्योर था, लेकिन जब वो यहाँ पे आए, ये वाले जो अब टॉल प्लांट्स मिले हैं, मतलब ये जो F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स मिले हैं, इनके पास जो जीन है, ये जो सेट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ये फर्क आ गया ना। ये अब टॉल दिख तो टॉल रहा है क्योंकि डोमिनेंट है, लेकिन है क्या एक्चुअल में इसका जो जीनोटाइप, ये इसका फिनोटाइप हो गया कि टॉल दिख रहा है। जीनोटाइप में क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब जब इस जनरेशन के 2 प्लांट्स लिए गए, अब देखो ध्यान से समझना, अब आगे क्या किया उन्होंने, इस जनरेशन के 2 प्लांट्स अलग अलग लिए। इस जनरेशन के प्लांट्स के जीनोटाइप्स ये हैं हमारे पास, ठीक है। सर्कल ऐसे ही कर लेती हूं मैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो हमारी F1 जनरेशन से प्लांट्स मिले, इनकी मीटिंग कराई जा रही है। अब देखो इसके जब क्या मैंने देखा भैया, जब भी आप यहाँ पे मीटिंग कराओगे गैमीट्स चाहिए। अब जब गैमीट्स की बारी आई तो इसने बोला भाई मेरे पास एक ही कैपिटल टी वाला गैमीट है, एक मेरे पास ये स्मॉल टी वाला है, ठीक है। ये इंडिविजुअली अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, ये सारे अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो इसके पास कैपिटल टी भी आ गया, स्मॉल टी भी आ गया। इसने बोला हाँ भाई मेरे पास भी कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जब यहाँ पे फ्यूजन होगा तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब जो बेबी बन रहा है भाई, हो सकता है उसने फादर से लिया कैपिटल टी, मदर से भी ले लिया कैपिटल टी, तो लो जी एक आ गया कैपिटल टी, ये लो। अब हो सकता है यहां से तो इसने कैपिटल टी ले लिया, लेकिन यहां से स्मॉल टी लिया, तो एक इसके पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगेन हो सकता है यहां से इसने स्मॉल टी लिया और इधर से इसने कैपिटल टी ले लिया, तो ये आ गया है किसके पास। एक पॉसिबिलिटी है यहां से भी इसने स्मॉल टी ले लिया और इधर से भी इसने स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये क्रॉसिंग कंफ्यूजिंग लग रही है तो आओ इसका इजी तरीका दिखा देती हूँ। सिंपल, यहाँ पे आपके पास एक ये था,
एक ये था, दूसरे वाले के पास भी एक कैपिटल एक स्मॉल था। टेबल में देख लो, इन दोनों का क्रॉस किया टी टी, इन दोनों का क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस किया स्मॉल टी कैपिटल टी में हमेशा कैपिटल टी पहले लिखते हैं, एंड यहाँ पे क्रॉस किया स्मॉल टी, ये चार आ जाएंगे। वही यहाँ पे किया, वही यहाँ पे किया, ये ज्यादा इजी लगता है, ये कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, देखें हम, अगर ये वाला बेबी है, दोनों ट्रेड क्या है इसके पास, कैपिटल टी वाले, तो ये कैसा होगा, ये हमारा टॉल होगा। इसकी बात करें, इसके पास एक कैपिटल है एक स्मॉल है, कैपिटल एक आ गया ना, उसने बोला कि अगर डोमिनेंट वाला होगा तो वो शो करेगा, तो मतलब ये भी कैसा होगा, टॉल होगा। इसकी बात करें फिर से, एक कैपिटल एक स्मॉल है, कैपिटल आ गया डोमिनेंट वाला आ गया, तो ये भी टॉल होगा। यहाँ पे ये रहा हमारा स्मॉल टी, अब इसके पास है ही दोनों स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला आया था ना, ये हमारा शॉर्ट इसलिए था क्योंकि जब क्रॉस सेक्शन हुआ तो यहाँ से इसने स्मॉल, दोनों पेरेंट्स से ही स्मॉल टी लिया, तो वो शॉर्ट हो गया। तो यहाँ से उनको जाके ये आंसर मिला। और रेशियो क्या है, 3:1, क्योंकि 3 हमारे टॉल हैं, एक हमारा शॉर्ट है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और ये हमारा क्या होता है, अपीयरेंस की बात हो रही है ना, तो ये टॉल 3 बड़े दिख रहे हैं और एक छोटा दिख रहा है, तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो, कि उनकी कैसी अपीयरेंस है। ठीक है, अभी कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। वंस कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये सब टर्म्स वगैरह सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, क्या हुआ पता चला शॉर्ट वाला कहाँ से आया। अब अगर मैं दोबारा समझाऊंगी ना तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ये चीज नहीं समझ आई, वीडियो को पीछे लेके जाओ और दोबारा से वो पार्ट देखो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखने की जगह आगे मत बढ़ना, इस पार्ट को अच्छे से समझना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, सो ये जो अभी हमने सीखा इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आपके लिए मैंने यहाँ पे ये भी इंसर्ट कर दिया ताकि जब मैं आपको नोट्स दूं तो आपके पास ये पहुंच जाए। ठीक है, एक बार यहां पे फटाफट से रिवाइज करा देती हूं। सो हमने पेरेंट लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक टॉल है एक शॉर्ट है और दोनों ही प्योर लिए हमने। अब इनके गैमीट्स, अब इसने टॉल वाले के पास टॉल वाला गैमीट ही है, इसके पास शॉर्ट वाला गैमीट ही है। जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी F1 जनरेशन है। तो ये F1 जनरेशन जो है वो क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सारे कैसे दिख रहे थे, सारे प्लांट्स टॉल दिख रहे थे। उसके बाद जब F1 जनरेशन के 2 प्लांट्स की मेटिंग कराई गई तो अब इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके गैमीट्स में वो कह रहे हैं भाई मेरे पास कैपिटल टी भी है, मेरे पास स्मॉल टी वाले गैमीट्स भी है। ये भी कह रहे हैं भाई मेरे पास कैपिटल टी वाले गैमीट्स भी है, मेरे पास स्मॉल टी वाले गैमीट्स भी है। तो इनकी क्रॉसिंग करके F2 जनरेशन मिलती है। तो क्रॉसिंग करके हमें क्या मिला, क्या अगर उसने एक पहले पेरेंट से भी कैपिटल टी लिया, दूसरे से भी कैपिटल टी लिया, तो वो कैपिटल टी हो गया। एक से उसने कैपिटल लिया, एक से स्मॉल लिया, यहाँ पे एक से कैपिटल दूसरे से स्मॉल, यहाँ पे दोनों से ही स्मॉल लिए, तो जहां तो कैपिटल टी है वहां तो टॉल आएगा ही, जहां पे भी एक कैपिटल आ गया वो भी टॉल होगा, ये भी टॉल है, लेकिन जहां दोनों ही स्मॉल टी है वो तो शॉर्ट होगा हमारा। सो यहाँ से हमारी F2 जनरेशन जो आई वो हमारी, उसमें हमारा एक शॉर्ट प्लांट निकला। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड वाला, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दिया कि वो कैसा है, सिर्फ हमने देखा टॉल आ रहा है या शॉर्ट आ रहा है। अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड की। डाई हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, एक साथ 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। सो when plants having 2 pair of characters, example shape and color of seed, जैसे यहाँ पे जो हम समझेंगे वो हम देखेंगे कि उसकी कैसी शेप थी, वो राउंड था या रिंकल था और उसका कैसा कलर था, येलो कलर था कि ग्रीन कलर था। सो पहले चार्ट में समझते हैं और फिर जाके इसको करके देखते हैं। तो जी अब इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने लिया राउंड येलो कलर का और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे हम प्योर लेते हैं तो राउंड वाला हो गया कैपिटल आर से। ठीक है, और येलो कलर क्यों है उसके पास, क्योंकि उसके पास डोमिनेंट ट्रेड है कैपिटल वाई। अब इसका मीटिंग कराया गया एक रिंकल्ड, अब क्योंकि राउंड जो है हमारा डोमिनेंट है तो रिंकल्ड के लिए क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, और ग्रीन कलर का, येलो कलर डोमिनेंट है तो उसके लिए कैपिटल वाई लिया है, तो ग्रीन के लिए क्या लेना पड़ेगा,
स्मॉल y। तो यहां से ध्यान क्या रखना है भाई, ये जो कैपिटल R है, चलो मैं इसे लिखती हूँ, जो कैपिटल R है ये राउंड के लिए है, जो कैपिटल Y है ये येलो के लिए है, जो हमारे पास स्मॉल r है ये रिंकल्ड के लिए है, ठीक है, और जो हमारा स्मॉल y है वो ग्रीन कलर के लिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आओ अब जब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो देखो क्या मिला। तो उन्होंने एक राउंड येलो कलर का लिया और एक रिंकल्ड ग्रीन कलर का लिया। इनकी जब मेटिंग कराई जो हमारी F1 जनरेशन मिली वो कैसी मिली हमें, राउंड येलो मिली। जो हमारी F1 जनरेशन है वो सारे ही राउंड येलो वाले। अब उनको ये तो पता चल गया कि भैया एक जनरेशन को स्टडी करके, जैसे पिछली बारी में भी उन्होंने देखा एक टॉल और एक शॉर्ट लिया, एक जनरेशन स्टडी करी, क्या मिले, सारे टॉल मिले, उन्होंने कहा चलो भाई टॉल ही जीतेगा। लेकिन आगे जब नेक्स्ट जनरेशन स्टडी करी तो उसमें शॉर्ट भी निकल के आ गया। तो यहाँ पे इन्हें ये बात पता चली कि भैया फर्स्ट वाली जनरेशन F1 जनरेशन पे विश्वास मत करो, ये बड़ी शरीफ जनरेशन है, आगे वाली जनरेशन पे जाओ। फिर उन्होंने इस वाले, ये वाला जो है हमारा, जिसका राउंड का राउंडनेस कैसे आई, क्योंकि उसके पास एक कैपिटल R एक स्मॉल r था, और येलो कलर कैसे आया, क्योंकि उसके पास एक कैपिटल Y एक स्मॉल y था। ये मत सोचना कि यही समझा रही हूँ, मैं भी पूरा करके समझाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा वो दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से F1 जनरेशन वाले जो थे दिख तो वो राउंड येलो रहते, लेकिन अंदर से उनके अंदर जीन्स ये वाले आ गए थे। अब ये प्योर नहीं रहे, अब ये हाइब्रिड हो चुके हैं, ठीक है। जब उन्होंने इनकी मेटिंग कराई तो इसमें आगे जाके उनको मिली ये सारी जनरेशन, जिसमें अलग अलग वैरायटीज मिली। कुछ तो उनको मिली राउंड येलो, कुछ उनको मिली राउंड लेकिन ग्रीन कलर में, कुछ उनको मिली रिंकल्ड है लेकिन येलो है, कुछ उनको मिली रिंकल्ड ग्रीन वाली, ठीक है। सो इस तरीके से अब इसका पूरा चार्ट बनाएंगे तो ज्यादा इजी लगेगा, पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले लिए राउंड येलो वाला सीड और इसकी मेटिंग कराई गई है रिंकल्ड ग्रीन वाले के साथ, ठीक है, क्योंकि हम जो पहला वाला लेते हैं वो हम प्योर वाला लेते हैं। तो इसके पास ये जो राउंडनेस वाला था, अब आप सोचोगे ये 4 क्यों आ गए, क्योंकि बेटा देखो अगर इसके पास राउंड आए हैं 2 तो उसके पास वो होंगे ना, तभी राउंडनेस आई है। एक सिंगल से तो अगर देखो मैं कहूँ सिंपल ये कैपिटल आ रहा है, अब भैया जीन सिंगल जीन कैसे हो सकता है, पेयर बताओ ना इसका क्या है, क्या इसके साथ स्मॉल वाला है या इसके पास कैपिटल वाला है। अब क्योंकि पहली जनरेशन हमारी प्योर है और वो राउंड है तो हम कह रहे हैं कि दोनों इसके पास कैपिटल R होंगे। अब साथ में येलो कलर भी, क्योंकि हम 2 ट्रेड्स एक साथ सर्च कर रहे हैं। सो कैपिटल येलो के लिए हमें पता है, सॉरी कैपिटल येलो के लिए, येलो के लिए कैपिटल Y यूज करें क्योंकि वो डोमिनेंट है। सो Y दोनों प्योर लेना है तो दोनों कैपिटल Y हो जाए, ठीक है। तो दोनों कैपिटल Y है, मतलब इसके जो जीन्स हैं वो कैसे वाले हैं, 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y, ठीक है। अब जब रिंकल्ड वाले पे जाते हैं, राउंड हमारा डोमिनेंट है तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, इनके पास तो वैसे भी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर इसमें एक भी कैपिटल होता तो वो तो राउंड ही हो जाता। अब ग्रीन के लिए हम यूज कर रहे हैं स्मॉल y, ठीक है। तो ये जनरेशन है हमारी पहली, ठीक है। F1 जनरेशन अभी बनेगी, ये पेरेंट्स पहले पेयर ऑफ पेरेंट्स लिया है हमने। सो यहाँ पे अब अगेन मेटिंग होनी है और हमें पता है अगर मेटिंग करनी है पहले गैमीट्स बनाओ अपने अपने, बताओ। तो इन्होंने बोला देखो अगर आप राउंडनेस की बात करोगे, डीएनए ने बात करी 1 on 1 कि अगर आप राउंडनेस की बात करोगे तो भैया हमारे पास सिर्फ कैपिटल R वाला है, हमारे पास और कोई नहीं है। और अगर आप येलो कलर की बात करोगे तो हमारे पास कैपिटल Y वाला जीन है, हमारे पास और कोई नहीं है। तो ये गैमीट्स आ गए इसके। यहाँ पे बात करी भैया तुम बताओ, तो इसने कहा देखो भाई मैं तो रिंकल्ड हूँ, मेरे पास स्मॉल r है, और मैं तो ग्रीन कलर का हूं तो मेरे पास स्मॉल y है। तो इसके पास ये गैमीट्स थे, इसके पास ये गैमीट्स थे। अब फिर से यहाँ पे ऐसे आ गया। तो जो F1 जनरेशन है उसके पास देखो क्या क्या ऑप्शन रहे। जब F1 जनरेशन बनी तो पहले जरा बात कर लेते हैं इससे, दोनों से एक एक लेने। तो यहां से इसने लिया राउंड और वहां से लिया रिंकल्ड वाला, यहां से इसने लिया येलो और वहां से इसने लिया ग्रीन वाला। तो ये हमारी आई F1 जनरेशन। हमारी जो F1 जनरेशन है वो दिख कैसी रही है पहले ये बताओ, क्योंकि डोमिनेंट राउंड है तो वो दिख रही है राउंड और कलर में येलो, सो राउंड येलो। ये हो गया इसका फिनोटाइप, क्योंकि वो दिख रही है राउंड येलो। लेकिन अगर इसके जीनोटाइप पे जाओगे तो अंदर से ये भैया
कैपिटल आर वाला जीन भी लेके बैठा है और स्मॉल आर वाला भी, कैपिटल वाई वाला भी और स्मॉल वाई वाला भी, मतलब प्योर नहीं है। यहाँ इस वाले राउंड येलो में और इस वाले राउंड येलो में क्या फर्क है कि ये राउंड येलो प्योर था, ये राउंड येलो हमारे पास हाइब्रिड आई है। अब जो F1 जनरेशन है वो आई है हाइब्रिड। अब नेक्स्ट बात होती है, चलो भाई जो भी ये F1 जनरेशन में मिला है, F1 जनरेशन वालों के साथ ही इनका मेटिंग कराओ। तो फिर से लाओ भैया, अब किस किस की मीटिंग हो रही है? अब पेरेंट कौन बन गया? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी मीटिंग जिससे हो रही है वो भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे इससे में यहाँ मीटिंग हो रही है। सो जब हम इनके गेमीट्स की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से गेमीट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है भाई, ये तो हाइब्रिड है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो हैं। सो यहाँ पे जब हम इससे बात करेंगे तो वो क्या आएगा? देखो राउंडनेस की अगर बात करें तो मेरे पास एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई वाला कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला है, एक कॉम्बिनेशन आर स्मॉल ले लो वाई कैपिटल ले लो, एक कॉम्बिनेशन में आर भी स्मॉल ले लो वाई भी स्मॉल ले लो। तो ये 4 टाइप के गेमीट्स हैं इनके पास। अब जब इसके पास ये है तो उसके पास भी तो सेम ही है। देखो कैसे बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई लिया, सो ये आया कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर हमने इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाला वाई लिया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आया। देन हमने इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लिया, सो हमारे पास आया स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर हमने क्या किया, इस स्मॉल आर के साथ ये वाला स्मॉल वाई ले लिया, सो ये आया स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो इस तरीके से हमारे पास ये 4 गेमीट्स आ गए। ठीक है, 4 गेमीट्स इसके, 4 गेमीट्स इसके। अगेन प्लीज ऐसा मत सोचना कि बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा मुश्किल है। आपको अगर लग रही है कंफ्यूजन, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारे पास जब 4 गेमीट्स इसके हैं, 4 गेमीट्स इसके हैं, तो इसके लिए पूरा टेबल तैयार करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। तो इसके चारों गेमीट्स ऐसे लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 यहाँ लिख लिए, 4 ही यहाँ लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो ये अब हम बना रहे हैं अपनी F2 जनरेशन। अब देखो जरा क्रॉसिंग कैसे कैसे हो गई। इस टेबल को मैं पूरा यहाँ रख लेती हूँ, अब ध्यान से देखना। अगर ये दोनों है तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? राउंडनेस अगर वो ले रहा है, दोनों से ही कैपिटल आर मिल रही है और दोनों के पास ही कैपिटल वाई है, तो क्या मिला? कैपिटल आर दोनों और कैपिटल वाई दोनों। इसकी और इसकी कराएंगे तो आर में तो क्या ऑप्शन है? कैपिटल आर वाई, एक कैपिटल वाई मिल सकता है और यहाँ से स्मॉल वाई मिल सकता है। ठीक है, इधर देखो इन दोनों का कराओ, यहाँ से कैपिटल आर लिया, यहाँ से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इन पे आ जाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या हो रहा है? अब तो सिंपल जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, दोनों को साथ साथ लिख रहे हैं बस। इन दोनों में देखो कैपिटल आर ये आया कैपिटल आर, एक वाई कैपिटल है और वाई स्मॉल भी है। इन दोनों का देखो कैपिटल आर वाई देखो दोनों स्मॉल। फिर नेक्स्ट वाले में देखो स्मॉल आर कैपिटल आर, सो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? इसमें और इसमें देखो आर क्या है? कैपिटल और स्मॉल, आर कैपिटल और स्मॉल, वाई कैसा है? स्मॉल और स्मॉल। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, आर कैसे है? यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे स्मॉल, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसमें और इसमें देखो एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इन दोनों में देखो दोनों आर स्मॉल है, इसमें वाई ये भी कैपिटल, इसमें और इसमें दोनों ही स्मॉल आर है। वाई देखें तो एक स्मॉल है एक कैपिटल है एंड लास्ट आर हमारे पास स्मॉल, वहां पे आर कैपिटल। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि हम इनसे करा रहे हैं। चलो लास्ट लाइन है, यहां तक भी समझ नहीं आएगा तो लास्ट लाइन में समझ आ जाएगा। देखो जरा अब यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर
कैपिटल आर क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल, वाई स्मॉल वाई कैपिटल, कैपिटल स्मॉल। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल एक स्मॉल, वाई स्मॉल वाई स्मॉल, वाई वाई। यहाँ पे स्मॉल आर दोनों ही स्मॉल है, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, स्मॉल आर ये लो जी, एंड वाई बी स्मॉल वाई बी स्मॉल। तो ये सारे हमारे पास आ गए। अब इन सब में पता कैसे चलेगा कौन सा राउंड येलो है, कौन सा रिंकल्ड वाला है, सब पता चलेगा। अभी देखो जरा, इसका जरा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश टोन में ले लेते हैं ताकि मैं पहले ही सब सारे अलग अलग लिखूं। अब यहाँ पे अगर मैं आपके पास ले आऊं बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, बताना जरा इसका कैसा दिखेगा ये। भैया जब इसके पास दोनों कैपिटल हैं तो ये दिखेगा राउंड, और वाई भी दोनों कैपिटल तो दिखेगा राउंड येलो। इसकी बात करें तो ये भी दोनों कैपिटल हैं तो राउंड, और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई आ गया ना, डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया ना, तो भैया कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा। नेक्स्ट देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर आ गया ना, कैपिटल आ गया तो मतलब राउंड ही जाएगा, डोमिनेंट वाला आ गया ना, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट वाले हैं तो ये आ गया राउंड येलो। इसमें देखो अगेन एक यहाँ पे कैपिटल आ गया मतलब डोमिनेंट वाला आ गया, हो गया राउंड, कैपिटल वाई आ गया, हो गया येलो। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखो अगेन दोनों कैपिटल है, दिखेगा तो राउंड ही, एंड येलो, सो राउंड येलो, राउंड, और साथ में अब यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई आ गए, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो जरा कलर चेंज करके इसको लिखो कि ये तो राउंड है भाई, हमारा जो सीड है शेप तो राउंड है लेकिन कलर क्या हो गया, राउंड ग्रीन। इसकी बात करो तो ये क्या है, अगेन कैपिटल तो राउंड, और येलो फिर से राउंड येलो, सो ये आ गया राउंड येलो। नेक्स्ट देखो ये राउंड है लेकिन कलर कौन सा है, ग्रीन, फिर से ऐसा वाला आ गया कि भैया हूं तो मैं राउंड लेकिन कलर मेरा ग्रीन है। इसमें देखो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, क्या मतलब है, राउंड है भाई वो, सो रुको ब्लू कलर से लिख रहे हैं ना राउंड येलो हम, सो राउंड है और येलो कलर है। अब यहाँ पे देखो फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई तो मतलब राउंड येलो। नेक्स्ट देखो स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर पहली बार आया है, कौन सा हुआ, रिंकल्ड हुआ, ये हो गया हमारा रिंकल्ड, और दोनों वाई कैपिटल है तो मतलब रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट देखो अगेन दोनों स्मॉल आर है, ये भी हमारा रिंकल्ड हो गया, एंड वाई में से एक वाई कैपिटल है तो कलर कौन सा लेगा, येलो कलर। लास्ट लाइन पे चलते हैं। अब हमारे पास आर कैपिटल वाई कैपिटल मतलब कौन सा हो गया, राउंड येलो, सो ये हो गया हमारा राउंड येलो। नेक्स्ट देखो कैपिटल आर और दोनों वाई स्मॉल तो मतलब राउंड तो है लेकिन ग्रीन कलर का, सो ये हो गया राउंड ग्रीन। नेक्स्ट देखो अब दोनों स्मॉल है मतलब रिंकल्ड और येलो, तो ये कौन सा हो गया, रिंकल्ड येलो। एंड लास्ट हमारा दोनों आर स्मॉल मतलब रिंकल्ड, एंड दोनों हमारे पास स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, तो ये तो अलग ही कलर आ गया भाई, ये आ गया एक तो रिंकल्ड है ऊपर से ग्रीन कलर का है, देखा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप्स के आए हैं देखते हैं जरा, इधर लेके चलो। एक हमारे पास सिंगल बेचारा इस कलर का आया, देखो जिस मार्कर से लिखा है ना मैं उससे ऐसे मार्क कर देती हूँ। एक हमारे पास इस कलर का आया है, बाकी हमारे पास ये राउंड ग्रीन आए हैं, ठीक है, कितने आए हैं वो भी लिखते रहते हैं। ये तो बेचारा एक है राउंड ग्रीन, देखो कितने हैं 1 2 3, तो 3 राउंड ग्रीन आए हैं। एंड अगर हम पर्पल इसकी बात करें, ये जो ब्लू से है ये कौन सा है हमारा, राउंड येलो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए हैं हमारे राउंड येलो, 3 आए हैं हमारे राउंड ग्रीन, और ये पर्पल वाला कितना है, राउंड रिंकल्ड येलो, कितने हैं 1 2 3, ये भी 3 है, और ये जो था हमारा कहाँ गया कलर, ये था हमारे पास सिर्फ 1, तो रेशियो क्या है इसका,
अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो रेशियो हो गया 9:3:3:1, ये हो गया इसका रेशियो। तो हमने देखा भाई ये जो F2 जनरेशन है, सिंस ये हमारा डाई हाइब्रिड है, तो इस F2 जनरेशन में हमें 4 तरह के अलग अलग सीड्स और मतलब वैरायटीज देखने को मिली, जिसमें एक हमारे पास है राउंड है, येलो कलर के हैं, एक हमें मिला राउंड तो है पर ग्रीन कलर में, हमें मिला रिंकल्ड और साथ में येलो, और सिर्फ एक मिला हमें जो रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, समझ में आया? आई नो पहली बार समझने के लिए बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट करने के लिए, बट आप वीडियो को दोबारा देखना, इस पार्ट को फिर से देखना, जब तक समझ ना आए आगे मत बढ़ना, ये समझ आ जाएगा। मुझे पता है मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया है, बिल्कुल बच्चों की तरह पहली बार में एकदम से नई चीजें दिखती हैं डर लगता है, लेकिन जब आप एक बार समझ चुके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, दोबारा जब आप उस चीज को देखोगे ना तो लगेगा अच्छा अच्छा, जो चीजें मिस है ना वो भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो जरूर वीडियो को दोबारा देखना। चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये पूरा चार्ट यहाँ पे बना हुआ, बिकॉज नोट्स में आपको ये पूरा मिल जाएगा आराम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। तो ये क्वेश्चन ना कभी कभी एज इट इज उठ के आ जाता है आपके एनसीईआरटी में से, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है कि चलो सब समझ में आ गया, सारा समझ में आ गया कि जो डोमिनेंट वाला है वो दिखता है, रिसेसिव में अगर दोनों रिसेसिव है, अगर दोनों के पास रिसेसिव जीन है तो वो दिखेगा, लेकिन ये कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बॉडी में ये कैसे वर्क करता है, या कहीं भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज कैसे वर्क करती है, तो इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये जो मैंने 2 पैराग्राफ लिखे एज इट इज जाके कॉपी पेस्ट कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखो इसको ब्रेक कर करके पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम उनको बताना, जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि डीएनए इन द सेल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन टू बी मेड। अब ये जो डीएनए है ना, ये हमारे सेल को बताते हैं कि देख भैया हमें ये प्रोटीन चाहिए, चलो ये प्रोटीन बनाओ। डीएनए ने बताया क्योंकि उसको सारी इंफॉर्मेशन है हमारी। नाउ इंफॉर्मेशन फॉर ईच प्रोटीन इज गिवन बाय सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। अब डीएनए को कौन बता रहे? इस जीन ने जाके डीएनए को बनाया कि सुनो डीएनए भैया हमें ये प्रोटीन चाहिए, ये जीन इस बॉडी में आया है, जैसे भैया इस बॉडी में आया है कि ये बहुत लंबा होगा, ठीक है, तो वो बताएगा ना कि जाके ऐसे प्रोटीन बना कि लंबा हो सके, क्योंकि जीन तो आ गया लंबा होने वाला, तो भैया प्रोटीन तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे। सो ये जीन ने बताया डीएनए को, डीएनए ने सेल को बताया कि ये वाले प्रोटीन्स चाहिए। द सेक्शन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन ऑफ द प्रोटीन। अब भैया कितने अलग अलग प्रोटीन है, सो जिस प्रोटीन का जो बता रहा है वो उसका उस प्रोटीन का जीन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ। ये चीज तो समझ में आ गई ना कि भैया जीन को पता है कि भैया मेरे पास आया कि इसको गोरा करना है, ठीक है, तो अब वो कहेगा कि भैया ऐसे प्रोटीन बनाओ कि कॉम्प्लेक्शन गोरा हो, ठीक है ना। सो उसने डीएनए को बताया और डीएनए ने आगे सेल को कमांड दिया कि ऐसे प्रोटीन्स बनाओ। अब आगे देखो एग्जांपल, ये जो मैंने बताया ऐसे फटाफट में समझाया वो एग्जांपल है यहाँ पे। कंसीडर द ट्रेट हाइट। अगर जैसे हाइट की बात करें, हाइट ऑफ प्लांट, अब ये हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ के आए कि जो प्लांट की ग्रोथ है कि इसकी हाइट वगैरह जैसे बढ़ती है, किससे बढ़ती है, ऑक्सीन करके हमने पढ़ा था ना, एक हार्मोन होता है। अब यहाँ पे हाइट की अगर हम बात करें तो सर्टेन हार्मोन्स या केमिकल्स ट्रिगर प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ को ट्रिगर करेगा। दस द हाइट ऑफ द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस। मतलब हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम करते हैं। सो एंजाइम जितना वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जैसे अगर एक प्लांट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से जब यहाँ जीन ने इंफॉर्मेशन दे दी डीएनए को, डीएनए ने कमांड दे दी कि प्रोटीन बनाओ, तो क्या हो रहा है, अब वो हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है, अगर जो एंजाइम है वो अच्छे से वर्क करेगा, अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड एंड द प्लांट विल बी टॉल। सो बहुत सारा हार्मोन बनेगा उसके लिए, क्योंकि उसके पास ऐसा जीन आया तो बहुत सारा हार्मोन बनेगा और फिर वो उतना ही टॉल होगा। लेकिन इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन अल्टरेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस इफेक्टेड, लेकिन अगर जीन ऐसा आया है जिसमें इतनी हाइट नहीं है या कोई बैरियर आ गया जिसकी वजह से वो हाइट इतनी नहीं होगी, जो हमारा एंजाइम है वो लेस एफिशिएंट हो जाएगा एंड दस द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स विल बी लेस। तो वो जब जैसे मान लो पहले तो दोनों के बाद मान लो टॉल वाला जीन था, तो उसने तो कमांड दे दी कि भाई तू भर भर के हार्मोन बना के इसको टॉल करना है। लेकिन अब केस ऐसा आ गया कि एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, जैसे उन्होंने बोला एक अल्टरेशन आ गई कि एक टॉल वाला भी आ गया और शॉर्ट वाला भी आ गया, तो वो जो अब हमारा एंजाइम है वो
लेस इफेक्टिव हो गया, तो वो कम से हो रहा है ना कि भैया इनको कैसे पता चल रहा है, यहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी ना, अब उसको पता चल गया। देखिए एक बैरियर भी आया, तो इतना भी तेरे को हार्मोन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा भी रह जाएगा तो चल जाएगा। सो दैट मीन्स वो एंजाइम अब लेस इफेक्टिव हो जाएगा, thus the amount of hormones will be less and the plant will be short, thus genes control characteristics और traits। so ये जो genes हैं यही सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और यही कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना तुम प्रोटीन बनाओगे, कितना उससे हार्मोन एंजाइम क्रिएट होगा, कितना उससे हार्मोन बनेगा और कितना ग्रो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये तो हमने जैसे पहले तो बहुत ही इशू था कि ऐसा माना जाता था, मतलब पुराने बहुत टाइम की बात कर रही हूँ मैं, कि भैया अगर किसी के सिर्फ बेटी बेटी होती जा रही है तो भैया माँ में कुछ कमी होगी, बेटा हो ही नहीं रहा इस घर में, ऐसे पहले होता था ना। बट अगर जो साइंटिफिक लॉजिक है उसके हिसाब से एक जो बच्चा पैदा होता है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये टोटली डिपेंड करता है ऑन दी फादर ऑफ द चाइल्ड। लेकिन उसमें भी फादर का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कि नहीं नहीं भैया मेरे को अब बेटा चाहिए, मेरे को अब बेटी चाहिए, तो इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि फादर पे डिपेंड करेगा कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, वो समझते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, बेसिकली जेंडर क्या होगा उसका पे डिस्कशन चल रहा है, ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि इंडिया में तो बहुत जगह पे ये बैन है कि आप ऐसे जाके टेस्ट नहीं करा सकते, बताओ जी हमारा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ठीक है, इट इज बैन इन इंडिया। चलो पहली बात तो अब यहाँ पे हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि किसी का जेंडर क्या होगा उसकी बात करते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अब जो कि यार इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, लड़का हो गया लड़की। इन सम एनिमल्स की यहाँ पे बात हो रही है, द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड दी जेंडर। जैसे टर्टल जो है वो किस एनवायरमेंट में है, किस क्लाइमेट में है, उस हिसाब से उस एग्स में से या तो मेल टर्टल निकलेगा या फीमेल टर्टल निकलेगा, समझे। एंड जब हम बात करते हैं जेनेटिक की, इन सम एनिमल्स जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, जेंडर इज और इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। हमारे पास जब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो या तो वो पेयर होता है XX या वो पेयर होता है XY। ठीक है, अगर पेयर है किसी के पास XX क्रोमोसोम का, वो होगा फीमेल। ये हो गया फीमेल। और अगर किसी के पास पेयर है XY तो वो होगा मेल। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि एक फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा वो XX होगा एंड जो मेल होगा उसके पास XY होगा। ठीक है, अब इमेजिन करो कि यहाँ पे भैया हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इनके गेमीट्स क्या हैं। जब फीमेल से पूछा जाएगा उसके पास तो कहेगी भैया मेरे पास तो सिर्फ X वाले हैं, उनके पास एक ऑप्शन है। जब मेल की बात होगी तो उनके पास X वाले गेमीट्स भी हैं और Y वाले गेमीट्स भी है। अब आगे जब ऑफस्प्रिंग आएगी तो हमने देखा है जो बेबी है वो क्या करता है, एक यहाँ से लेगा एक वहां से लेगा, तो मदर से तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से तो उसको X ही मिलेगा। अगर उसने फादर से X वाला लिया तो वो क्या पेयर बन गया, XX वाला पेयर बन गया। और अगर XX है तो मतलब वो क्या हो गया, फीमेल हो गया चाइल्ड। एंड अगेन मदर से तो भैया X ही मिलेगा, लेकिन अगर उस बेबी ने फादर से Y वाला ले लिया ये XY कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और XY कॉम्बिनेशन मतलब कि इट विल बी अ मेल या बॉय होगा वो। ठीक है, XX मतलब फीमेल। अब देखो ना, क्योंकि फीमेल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो X वाला ही देगी। एंड यहाँ पे ऑप्शन है या तो XY। अब इसमें भी चॉइस नहीं है किसी के पास कि हम X वाला देंगे या Y वाला, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, फादर पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया होगा क्यों बोला जाता है कि इट डिपेंड्स ऑन दी मेल। वो भी ऑफ कोर्स मैं बता रही हूँ चॉइस नहीं है। अब एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स फटाफट कवर करते हैं और फिर समझ लो चैप्टर तुम्हारा एंड हो चुका है। वो छोटा टॉपिक क्या है, हमने अभी चैप्टर के बीच में भी बात करी थी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बारे में। डिप्लॉयड क्या होता है, सेल कंटेन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है सबके पास क्रोमोसोम्स कैसे हैं, पेयर्स में है। लेकिन जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सेल कंटेन्स ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा जब गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी देखते हैं, देखो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फीमेल है तो उसके पास XX है, क्या है ये, पेयर है। मेल है उसके पास XY है, क्या है ये, पेयर है। लेकिन जब हमने इनके गेमीट्स बनाए,
मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारे ये सेक्स सेल्स है, जो गेमीट्स है, वो क्या है, सिंगल पेयर में उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया ना कि भैया मेरे पास तो सिर्फ एक्स वाला है, इन्होंने कहा मेरे पास एक्स भी है वाई भी। अच्छा, इसमें कहीं ये मत कंफ्यूज हो ना कि इनके पास भैया इनकी बात हो रही है तो इनके पास डबल हो गए, मेल के पास डबल नहीं हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर 100 स्पर्म्स हैं तो उसमें से आधे एक्स वाले हो गए, आधे वाई वाले हो गए, और अगर यहाँ पे 100 है तो ये 100 के 100 एक्स वाले हैं। ठीक है, ये मत सोचना एक्स वाई है तो वो डबल हो गया, डबल कुछ नहीं है दोनों के पास बराबर ही। अब आगे जब वो एग बनता है तो वो इधर उधर से एक, क्योंकि इस पेरेंट से लेगा, एक फीमेल पेरेंट से लेगा, एक मेल पेरेंट से लेगा, तो फिर से पेयर बन जाता है, इसलिए आगे जो ऑफस्प्रिंग है उसके बाद फिर सारे पेयर्स हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो हमारे गेमीट्स है, जो हमारे सेक्स सेल्स हैं, सिर्फ वो हैप्लॉइड होते हैं, वो सिंगल पेयर में होते हैं, क्योंकि आगे ऑफस्प्रिंग वो दोनों से एक एक लेती है और फिर से अपना पेयर कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, सो इन ह्यूमन ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं सिर्फ वही पेयर में नहीं होते, बाकी सारे बॉडी में जितने भी है सब पेयर में होते हैं। ठीक है भाई, आप एक बार फिर से जो हम पूरा चार्ट पढ़ के आए थे यहाँ पे समझ लेते हैं। द फीमेल हैज एक्स क्रोमोसोम्स XX एंड मेल हैज 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम, मतलब XY। जो हम चार्ट में पढ़ के आए सेम चीज है, बस लिखी हुई है। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। अब मदर के पास सिर्फ X वाला ही है तो वो जो भी बेबी होगा वो क्या करेगा, मदर से X वाला लेगा, रिगार्डलेस दे आर बॉय और गर्ल। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो वो अपने फादर से, अगर एक्स तो उसने ले लिया मम्मी से, अब फादर से अगर एक्स ही मिल गया तो XX मतलब गर्ल चाइल्ड हो गई, या हम कह सकते हैं फीमेल हो गई। एंड मदर से अगर एक्स लिया और फादर से ले लिया वाई तो क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, क्लियर है। और जो चार्ट था वो चार्ट देख लो, ये इस तरीके से मैंने यहाँ चार्ट भी बना दिया ताकि जब मैं टेलीग्राम पे आपको नोट्स भेजूं तो ये सब चार्ट्स आपके पास हो। ठीक है, सो विद दिस ये हमारे चैप्टर का था लास्ट टॉपिक। बेटा चैप्टर होता है कंप्लीट, लेकिन अभी हम इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। जब तक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस नहीं देखोगे, क्वेश्चन आंसर्स नहीं समझोगे, तो चैप्टर समझ आने के बाद भी समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और आंसर किस तरीके से करने हैं। सो इन बिटवीन क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज की वीडियोज आएंगी, लाइंड अप है इसके आगे। So now I'll see you in the next video. Till then take care and do let me know in the comment section कि आपको ये सेशन कैसा लगा. I'll see you in the next video. Bye bye.